Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope so you all are doing well. जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी को लेके चल रहे हैं और इसमें बायोएनर्जेटिक्स में आज हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल क्या है। तो इसको देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ पे आप इसकी बेसिक्स को देख सकते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और बायोएनर्जेटिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अब देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है और क्रेब्स साइकिल क्या है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे, बेसिकली हम लोग ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर और इनका रोल क्या है रेस्पिरेशन के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू सेल्स विद इन टिश्यूज as well as the removal of carbon dioxide in the opposite way. रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफॉर्मेशन। ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है इनसाइड द बॉडी एंड टिश्यूज एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज। तो ये है बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और रेस्पिरेशन दो तरह से होती है, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक। एरोबिक हमने पहले भी डिस्कस किया कि एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो वो प्रोसेस होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की तो वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और एनारोबिक प्रोसेस में आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये था हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन का, और बाकी आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं इसको डिटेल में अगर देखना चाहें। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑल सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। लाइक कैंडल burns to give energy, the food we eat gets burned inside our cells to yield energy. जितने भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयरमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। कहाँ से? सेल्स से, टिश्यूज से उनको एनर्जी मिलती है। उसी से फिर ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलती है और सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कैंडल को जलाया जाता है तो वो क्या करती है? वो कैंडल जल के क्या देती है? एनर्जी देती है। किसको? आग को। मतलब कैंडल जलती है, फायर होती है और फिर वो लाइट देती है ना सबको। और सेम एज इट इज जो फूड हम लेते हैं वो जब बर्न होती है इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल्स तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसकी ब्रेकडाउन होती है तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन का, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का और इसके साथ साथ एनर्जी का। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ये क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट्स अ कैटाबॉलिक पाथवे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कैन बी डिफाइंड sequence of reaction for breakdown of glucose to 2 mole of pyruvic acid under anaerobic conditions or lactate under anaerobic conditions। मतलब एक है एरोबिक कंडीशन जिसमें पायरुवेट बनता है और दूसरी है एनारोबिक कंडीशन जिसमें लैक्टेट बनता है। इसके साथ प्रोडक्शन होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की। देन ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी की प्रोडक्शन करती है। ये पाथवे किसने डिस्कवर किया था? ये पाथवे डिस्कवर किया था एम्पटन मेयरहोफ ने, इसलिए इसको ईएम पाथवे भी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन ग्लाइकोलिटिक पाथवे का। सीक्वेंस होता है रिएक्शंस का जिसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज ब्रेक करके या फिर उसकी जब लाइसिस होती है ग्लूकोज की तो अगर एरोबिक का प्रोसेस हो रहा होगा तो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, और अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, और ये लैक्टेट में और पायरोवेट में कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास साइट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली होती कहाँ पे है। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वर्चुअली ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में होती है और
बॉडी के तमाम सेल्स में होती है। और इसकी टाइप्स कितनी हैं? एक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है और एक एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है। जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फाइनल प्रोडक्ट जो है इसकी पायरुवेट बनती है। और पायरुवेट जो बनता है वो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। देन ये एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं अपने किसी भी वर्क के लिए और एनर्जी के लिए और सेल्स की प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए या फिर रिपेयरमेंट के लिए। नेक्स्ट है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक होती है अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है लैक्टेट बनता है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इसमें भी। तो ये तो हमारे पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे, उसके साइड्स और टाइप्स। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट होता है पायरुवेट में बाय डिफरेंट एंजाइम्स। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि कन्वेयन करवाते हैं इसमें एनर्जी की। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। इसमें दो फेजेस होती हैं, एक होती है प्रेपरेटरी फेज, एक होती है पे ऑफ फेज। प्रेपरेटरी फेज क्या होती है? इट इज अ ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। हमारे पास ये ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज होती है और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वेस्टेड। दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं ताकि नेक्स्ट हमें एनर्जी मिल सके। In this phase, phosphorylation of glucose and its conversion to glycerol aldehyde 3 phosphate takes place. इस फेज में क्या होता है? ये फास्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज की और ये ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट की कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज मतलब जो हमने पे किया था प्रेपरेटरी फेज में, उसकी प्रोडक्शन जो है, उसकी यील्ड जो है वो पे ऑफ फेज में मिलती है। वो कैसे मिलती है? एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज होती है ये, इसमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, मतलब जो भी पहले इन्वेस्टमेंट की होती है वो यहाँ पे मिलती है। कन्वेयन ऑफ 3 फास्फेट टू पायरोवेट टेक प्लेस। पहले जो 3 फास्फेट बना था, ग्लाइसराइल एल्डिहाइड 3 फास्फेट बना था, वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ये थी हमारे पास फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है मेन हमारा टॉपिक जो कि है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। कि ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है वो होता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कैसे होती है? हेक्सोकाइनेज है जो कि इसकी ब्रेकडाउन करता है। काइनेज का काम होता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाना और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करना, मतलब ये इसकी काइनेसिस करेगा, इसको जब ब्रेक करेगा तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी हम इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एटीपी इन्वेस्ट होती है यहाँ पे, और एटीपी इन्वेस्ट होके एडीपी में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फास्फेट से देन ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर, और यहाँ पे एंजाइम होता है फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ये जो आइसोमरेज होता है ये आइसोमर से निकला है, और इसके जो आइसोमर्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज यूज हुआ है, इसका मतलब है फास्फेट और ग्लूकोज मिलके इनकी आइसोमराइजेशन होगी और ये कन्वर्ट होंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। और नेक्स्ट हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट के अंदर, और यहाँ पे भी एटीपी इन्वेस्ट की जाएगी, मतलब एटीपी इन्वेस्ट होती है यहाँ पे, और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहाँ पे यूज हुई है एटीपी। यहाँ पे है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। और फास्फोफ्रक्टेज मतलब फास्फेट भी है और इसमें फ्रक्टोज भी है। ये मिलके क्या कर रहे हैं? इसकी काइनेसिस कर रही हैं, मतलब काइनेज एंजाइम जो है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। नेक्स्ट ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है ये दो चीजों में कन्वर्ट होता है। एक है ग्लाइसराइल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, और नेक्स्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड फास्फेट। मतलब एक ग्लाइसराइल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दो फेजेस, ये दोनों स्टेप्स साथ साथ चलते होते हैं। और ये बेसिकली जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साइड पे सारा प्रोसेस लिख देते हैं और दूसरी साइड पे बस ये DHAP या डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फास्फेट लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है
आपने दोनों साइड्स को साथ साथ लेके चलना है और दोनों साइड्स के स्टेप्स लिखने हैं। हालांकि यहाँ पे आगे स्टेप्स सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें, कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन आपने दोनों ही स्टेप्स लिखने होते हैं। तो ये मिस्टेक ना कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट इसको देख के लेके चलते हैं। ग्लाइसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा, सॉरी पीछे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से जब ग्लाइसराइल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में या फिर डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फास्फेट में कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ था एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम ने क्या किया, इसको इसकी कन्वेयन कर दी। नेक्स्ट है ग्लाइसराइल एल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बीस फास्फोग्लाइसरेट, और सेम एज इट इज डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फास्फेट भी कन्वर्ट होगा 1,3 बीस फास्फोग्लाइसरेट में। और ग्लाइसराइल एल्डिहाइड 3 ग्लाइसराइल एल्डिहाइड फास्फेट हाइड्रोजिनेज जो है वो इसको कन्वर्ट करेगा 1,3 बीस फास्फोग्लाइसरेट। और इसमें देखिए हाइड्रोजिनेज, इसमें हाइड्रोजिनेशन हो रही है, और जहाँ पे भी हाइड्रोजिनेशन होगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, और अगर डीहाइड्रोजिनेशन होगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा या फिर वहाँ से निकलेगा। तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो NAD मॉलिक्यूल्स जो हैं 2 PI के साथ मिलके 2 NADH के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, और ये देन NADH कैसे ATP में कन्वर्ट होते हैं इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1,3 बीस फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा 3 फास्फोग्लाइसरेट में, और फास्फोग्लाइसरेट काइनेज यूज होगा यहाँ पे, जिसमें फास्फोग्लाइसरेट काइनेज इस वजह से है क्योंकि ये फास्फेट ग्रुप है इसमें, और उसमें ग्लूकोज है, और इसमें काइनेसिस हो रही है या फिर काइनेज एंजाइम जो है वो इसकी कन्वीनियन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट होता है 3 फास्फो सॉरी यहाँ पे दो एडीपी के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे जो एनर्जी हमने इन्वेस्ट की थी पीछे, वो वाली यहाँ पे पे ऑफ प्रेपरेटरी फेज में जो हमने इन्वेस्ट की थी वो पे ऑफ फेज में वापस मिल रही है एनर्जी, और डबल होके मिल रही है। नेक्स्ट है 3 फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लाइसरेट में। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल कम हो गया है क्योंकि म्यूटेज इंजाइम ने इसको क्या किया है, इसकी ब्रेक डाउन कर दी है। नेक्स्ट है क्योंकि यहाँ पे म्यूटाजेंस लगे हैं, मतलब म्यूटेज इंजाइम होता है ना फास्फोग्लाइसरेट, इसमें फास्फेट भी है ग्लाइसरेट भी है, और यहाँ पे म्यूटेज इंजाइम के साथ मिलके ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसकी। फिर 2 फास्फोग्लाइसरेट है और इन द प्रेजेंस ऑफ एनुलेज एंजाइम ये कन्वर्ट कर देगा इसको फास्फोइनोल पायरुवेट में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनुलेज एंजाइम, तो नेक्स्ट होगा हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा फाइनली द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस व्हिच इज पायरुवेट। पायरुवेट काइनेज है जो कि इसको उसकी ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे भी 2 ADP के मॉलिक्यूल्स इन्वेस्ट हुए हैं, और फिर 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिटर्न में मिले हैं। ये था हमारे पास एक छोटा सा साइकिल ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें एटीपी पहले इन्वेस्ट की गई, फिर एटीपी मिली एडीपी से, और फिर कुछ इंजाइम्स हैं ये रेड कलर में यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो इन इंजाइम्स को एज सच ही याद कर लीजिएगा, और ये दोनों फेजेस साथ में लेके चलिए, इस बात को जरूर याद रखिएगा। इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। It is the process in which a glucose molecule is broken down into two molecules of pyruvate. The process takes place in the cytoplasm of plant and animal cells. 6 enzymes are involved in the process. The end product of the reaction includes 2 pyruvate, 2 ATP, and 2 NADH molecules. ये तो हमारे पास सिंपल सा ग्लाइकोलिटिक पाथवे, जिसकी एंड प्रोडक्ट में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, और 2 ही NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये प्रोसेस किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड साइकिल व्हिच इज क्रेब्स साइकिल। लास्ट में जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या बना था, पायरुवेट। पायरुवेट से नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, पायरुवेट से क्या बनेगा, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा, या फिर उसकी वो क्या करेगा, वहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो बने थे वो यहाँ पे आके नेक्स्ट यूटिलाइज होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये कन्वर्ट होगा सिट्रेट में, और सिट्रेट देन कन्वर्ट होगा
आइसोसिट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोटिनेज, सॉरी एकोनिटेज, सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज। और यहाँ पे एक और चीज जो आपने मतलब ख्याल रखना है उसका, कि यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। ठीक है, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, वाटर वहां से रिमूव होगा, और अगर वाटर ऐड होगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट से देन कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, और यहाँ पे NAD मॉलिक्यूल NADH में कन्वर्ट होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, मतलब कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगी। देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगी। और कोएंजाइम ए जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, और NAD के मॉलिक्यूल को NADH में कन्वर्ट कर देगा। देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज जो है वो इसको कन्वर्ट करवाएगा, इसकी कन्वेयन करवाएगा। और नेक्स्ट है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कोएंजाइम निकल रहा है और GDP कन्वर्ट हो रहा है GTP में, और ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में, सॉरी यहाँ पे ADP कन्वर्ट होगा ATP के अंदर, यहाँ पे रिएक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, GTP से GTP और ADP से ATP। तो यहाँ पे कोएंजाइम जो है वो निकल रहा है नेक्स्ट, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। नेक्स्ट हमारे पास सक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, और यहाँ से FAD से FADH2 बनेगा, और एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है जो कि कन्वर्ट करता है FAD को टू FAD से FADH2 की प्रोडक्शन करता है, और सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूमरेट जो है मेलेट में कन्वर्ट होता है, यानी फ्यूमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, और वाटर की यहाँ पे एडिशन होती है। नेक्स्ट है मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव आउट होगा, मतलब NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट बनेगा, और सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे ये साइकिल दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये साइकिल यूं ही बनता रहेगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम। In the Krebs cycle, 2 ATP, 6 NADH positive, and 2 FADH2 were produced. A net of 4 ATPs were produced from glycolysis through the Krebs cycle. बेसिकली क्रेब साइकिल के अंदर 2 ATP, 6 NADH पॉजिटिव एंड 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, और ये नेट है किसका, मतलब ये नेट प्रोडक्टिविटी है कि 4 ATPs प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस से 4 ATPs प्रोड्यूस हुए थे थ्रू क्रेब साइकिल। मतलब टोटल यील्ड जो है इसकी इतनी है, और एंड में हम इसका एक नेट प्रोडक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे, मतलब इसका एनर्जी बजट के कितना इसका हुआ है, क्रेब साइकिल का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और ग्लाइकोलिसिस का। इसको हम एक वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे। और ये था हमारा आज का एक लेक्चर छोटा सा, और मतलब पाथवेज को हमने पाथवेज का हमने ओवरव्यू लिया और उसके एनर्जी बजट्स को देखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होप सो आपको लेक्चर सही लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई भी इशू है लेक्चर के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में काइंडली पूछ सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।